Hello and welcome to Just Watch. Myself Pradeep. Today's in this video we are going to solve MCQs of Indian Polity. मैंने पिछले दो वीडियोस में आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बताया है। आज हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड जो कुछ भी MCQs निकल कर आ रहा है उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली आप इसे एक तरह से समझिए, एक रिवीजन वीडियो है। जितने भी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में उन्हें हम एक बार यहाँ दोबारा से रिवाइज कर लेंगे और आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप क्वेश्चंस को कभी भी ध्यान से पढ़िए, उनके एक एक स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखिए क्या क्या लिखा हुआ है और इसके बाद ही आप सही आंसर की तरफ आगे बढ़िए। तो पहला क्वेश्चन है, सेटिंग अ सुप्रीम कोर्ट एज कलकत्ता इज़ ए पार्ट ऑफ। इट मीन्स बेसिकली आपसे ये पूछा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो कलकत्ता में बनाई गई थी वो किसका हिस्सा था। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का हिस्सा था, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 का हिस्सा था, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 का था या चार्टर एक्ट 1893 का था। यदि आपको वीडियोस देखते समय इनका आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वरना मैं तो आंसर्स दूंगा ही इन सब का। आप वीडियो को पॉज करके आसानी से इनको पढ़िए, समझिए और जहाँ तक जैसा भी बने आप उनका जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो चलिए हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। आपको मैंने बताया था कि कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम है वहाँ पर क्या होगा, बनाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट। मोर स्पेसिफिकली कलकत्ता में स्पेसिफिक जगह पर फोर्ट विलियम में बनाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पर एक चीफ जस्टिस होंगे और 3 अदर जजेस होंगे। ठीक है, और ये जो चीफ जस्टिस होंगे इनका नाम क्या होगा, सर एलिजा एम्फी। ठीक है, तो ये कब बनाया गया था, ऐसा कब किया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा। रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, कंपनी पर सबसे पहले जो ब्रिटेन पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया कोई भी ऐसा रूल्स और रेगुलेशन ताकि कंपनी के अफेयर्स को क्या किया जाए, कंट्रोल किया जा सके, मैनेज किया जा सके, वही था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। और इस समय पहली बार कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था जिसमें एक चीफ जस्टिस होंगे और 3 अदर जजेस होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूना पैक्ट से रिलेटेड। आपको यदि अच्छे से याद हो तो मैं साइमन कमीशन को डिस्कस करते समय पूना पैक्ट के बारे में आपको बताया था। पूना पैक्ट को हम एक बार फिर से आपको हम रिवाइज करा देते हैं कि पूना पैक्ट बेसिकली हुआ क्या था। इसमें 1932 में जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे रामसे मैकडोनाल्ड, ये अनाउंस करते हैं कि हम लोग कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को आगे भी बढ़ाएंगे। क्यों बोले ऐसा, क्योंकि साइमन कमीशन की रिपोर्ट में ऐसा बोला गया था कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को आगे भी कंटिन्यू रखा जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सर रामसे मैकडोनाल्ड जो उस समय के ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे वो बोलते हैं कि हमने मुस्लिम को तो कम्युनल इलेक्टोरेट दे ही दिया है, इंडियन क्रिश्चियन को दे दिया है, सिख को दे दिया है, इंडो यूरोपियन को दे दिया है, सबको दे दिया है। तो अब इनका अगला टारगेट था कि अब SC मेंबर्स को भी दिया जाए, शेड्यूल कास्ट के मेंबर को भी दिया जाए। ऐसा क्यों इन्होंने कहा, शेड्यूल कास्ट मेंबर जो हैं बेसिकली हिंदू में आते हैं, हिंदू कम्युनिटी में, और ये चाहते थे हिंदू कम्युनिटी को भी डिवाइड करना ताकि हिंदू कम्युनिटी और भी कमज़ोर पड़ जाए। तो रामसे मैकडोनाल्ड 1932 में बोलते हैं कि हम लोग कम्युनल इलेक्टोरेट का भी प्रावधान करेंगे, किसके लिए, SC मेंबर्स के लिए। ठीक है, तो गांधी जी को जैसे ही इस बात का पता चलता है तो गांधी जी इस बात से नाराज़ हो जाते हैं और वो एक प्लेज लेते हैं, एक तरह से प्रतिज्ञा लेते हैं कि इफ़ दिस थिंग्स इज गोइंग टू बी डन देन आई विल फास्ट अंटिल डेथ। तो इस बात को सुनते हुए जो SC मेंबर्स के हेड थे, कौन थे, BR अम्बेडकर, उनके बीच में और गांधी जी के बीच में एक पैक्ट साइन होता है जिसको हम लोग जानते हैं पूना पैक्ट के नाम से। और यदि मोर स्पेसिफिकली हम लोग बात करें इसके बारे में तो गांधी जी तो जेल में थे पुणे में, तो गांधी जी के बिहाफ में मदन मोहन मालवीय जो थे वो साइन किए थे पूना पैक्ट। और उसमें यह साइन हुआ था कि जो भी हिंदू के लिए रिजर्व सीट है उसी में से कुछ सीट को रिजर्व करके SC मेंबर्स को दे दिया जाएगा और जो ज्वाइंट मतलब इलेक्टोरेट बना रहेगा सेपरेट इलेक्टोरेट को मना कर दिया गया। तो अब पढ़िए आप एक एक ऑप्शंस को ध्यान से। पूना पैक्ट में अपहोल्ड क्या होता है, अपहोल्ड का मतलब आखिर में निष्कर्ष क्या निकला पूना पैक्ट का, ज्वाइंट इलेक्टोरेट बना रहे, बिल्कुल निकला है। और भी ऑप्शन से पढ़ लीजिए। सेपरेट इलेक्टोरेट की तो बिल्कुल बात ही नहीं हुई है।
ज्वाइंट इलेक्टोरेट विद द रिजर्व सीट फॉर द शेड्यूल कास्ट। ठीक है, ऑप्शन डी पढ़िए, ज्वाइंट इलेक्टोरेट विथ रिजर्व सीट फॉर द कास्ट हिंदूज। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, हिंदू में से ही हिंदू मेंबर्स के लिए जितनी भी रिजर्व सीट थी उसी में से कुछ सीट को रिजर्व कर दिया गया शेड्यूल कास्ट के लिए। ऑप्शन सी इसमें से सही आंसर हो जाएगा कि जो हिंदू के लिए सीट थी उसी में से कुछ सीटें क्या कर दी गई, रिजर्व कर दी गई। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थ्रू विच एक्ट द डिजिग्नेशन ऑफ गवर्नर ऑफ बंगाल चेंजेस एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, फिर से आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे उनका डिजिग्नेशन चेंज करके क्या बनाया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का डिजिग्नेशन चेंज होकर क्या बना था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का डिजिग्नेशन चेंज करके क्या बनाया था, वाइसरॉय ऑफ इंडिया। इन सब चीज़ों को आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो जो गवर्नर की पोस्ट थी, गवर्नर ऑफ बंगाल थे, सबसे पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने, ये किस एक्ट के थ्रू ऐसा चेंजेस आया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू हुआ। और जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने वो कौन बने, वारेन हेस्टिंग्स बने। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स बने। फिर जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद है, इनका डिजिग्नेशन चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। ये कब कर दिया गया, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के थ्रू किया गया। और पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने वो कौन बने, विलियम बेंटिक बने। और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो डिजिग्नेशन है वाइसरॉय ऑफ इंडिया, इसको कब चेंज कर दिया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में चेंज कर दिया गया। और पहले जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया बने वो कौन बने, लॉर्ड कैनिंग बने। तो आपको यहाँ से आसानी से आंसर मिल जाएगा कि जो डिजिग्नेशन है गवर्नर ऑफ बंगाल का वो चेंज कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के थ्रू ऐसा किया गया था। और इसमें जो आपका पहला ऑप्शन है बैटल ऑफ बक्सर, इसके बारे में भी हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। बैटल ऑफ बक्सर क्या था, एक 1764 में एक लड़ाई लड़ी गई थी, किसके बीच में, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और एक अलाइड फोर्सेस के बीच में। ईस्ट इंडिया कंपनी को उस समय लीड कौन कर रहा था, हेक्टर मुनरो लीड कर रहे थे। और अलाइड फोर्सेस में कौन कौन शामिल थे, मीर कासिम था जो क्या था उस समय का नवाब था बंगाल का, शुजाउद्दौला था जो कि अवध का राजा था, और मुगल किंग कौन था, शाह आलम द्वितीय। ये 3 फोर्सेस लड़ रही थी। अलाइड फोर्सेस में कौन आया, अलाइड फोर्सेस में आए मीर कासिम आए जो बंगाल के नवाब थे, शुजाउद्दौला जो अवध के राजा थे, और शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल राजा थे। ठीक है, तो ये तीनों मिलकर लड़ रहे थे किससे, ईस्ट इंडिया कंपनी से। और ईस्ट इंडिया कंपनी आखिरकार जीत हो जाती है। यह था बैटल ऑफ बक्सर। स्पेसिफिक डेट आपसे पूछा जाए तो आप याद रखिएगा 22 अक्टूबर को ये लड़ा गया था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी आप नहीं कह सकते हैं, इससे मैंने स्पेसिफिकली यूपीएससी के एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए बनाया है। आगे से आप डिमांड करेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस और भी बनाऊंगा, नहीं तो कोई बात नहीं। आप स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, इनको आप एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल भी डरिए मत। आप सिंपली एक एक स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए और एक एक स्टेटमेंट को एनालाइज कीजिए, क्या ये स्टेटमेंट सही है, क्या गलत है, फिर दूसरे पर आइए, फिर तीसरे पर आइए। ठीक है, तो समझिएगा। पहले क्वेश्चन पूछ रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। आपको मैंने ही बताया था कि जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट है इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट को हम लोग इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 के भी नाम से जानते हैं। और जो हमारे मॉर्ले थे ये क्या थे, उसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और जो मिंटो थे वो क्या थे, वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। ठीक है, वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। तो इसमें का जो मैंने आपको एक प्रोविज़न बताया था कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी दोनों ही जगह सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल पर उनकी साइज़ को बहुत ही मैसिव नंबर में बढ़ा दिया गया था। आपको पहले ही पता है सेक्रेटरी के समय सेक्रेटरी +15 हुआ करते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल की मेंबर, ताकि इन्हें एड और एडवाइस दे सके। और इसके संख्या को बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, 60 कर दिया था सेंट्रल लेवल पर, और प्रोविंशियल लेवल पर नॉन यूनिफॉर्म था, मतलब कि 10, 20, 30, 40 कुछ भी हो सकता है। आगे और भी प्रोविज़न क्या किया गया था कि सेंटर में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल की मेजोरिटी है वो बनी रहेगी, और प्रोविंशियल में जो नॉन ऑफिशियल्स की मेजोरिटी है वो हो सकती है। तो इस हिसाब से यदि देखा जाए तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपको इसमें से 2 ऑप्शन दिख रहे हैं कि जिसमें पहला सही है, ये सही हो रहा है और ये सही हो रहा है। आप चलिए चेक करते हैं दूसरा स्टेटमेंट।
दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है द डिस्कशन ऑन बजट इंक्लूडिंग सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस वेयर अलाउड फॉर द फर्स्ट टाइम। इट मीन्स पूछा जा रहा है कि जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट आया था उसमें बजट पर डिस्कशन करने के लिए और उसके साथ साथ सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आप रेजोल्यूशंस किसी भी ला सकते हैं, ऐसा कुछ किया गया था। तो ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है। तो आपका ये दूसरा भी स्टेटमेंट सही हो चुका है। मुस्लिम्स वेयर गिवन द सेपरेट इलेक्टोरेट। आपको पता ही है कि मुस्लिमों को उस समय सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया था। इट मीन्स कि जो मुस्लिम मेंबर होंगे उनको कौन सेलेक्ट करेगा, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटर सेलेक्ट करेंगे, और इस तरह से इन्हें एक कम्युनल इलेक्टोरेट मिल गया था। और कम्युनल इलेक्टोरेट के जो फादर हैं उस समय के जो वाइस रॉय थे, लॉर्ड मिंटो को बोला जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो स्टेटमेंट 3 है ये भी सही हुआ। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो आपके ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन 1 में 1 और 2 ये तो सही है, 2 और 3 भी सही, 1 और 3 सही है, और नीचे का ऑप्शन है ऑल ऑफ द एवम, मतलब कि सब कुछ सही है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम टू सेम उसी तरह से है। मोंटेगू केम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट के बारे में पूछा गया है। आप फिर से आप एक एक स्टेटमेंट को एनालाइज कीजिए ध्यान से कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स इसमें से सही हैं, और फिर एलिमिनेट करने के बाद आंसर तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। तो मोंटेगू जो थे उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे, और जो केम्सफोर्ड हुआ करते थे वो क्या हुआ करते थे, इस समय के वाइसरॉय हुआ करते थे। मोंटेगू केम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट कब आया था? 1919 में आया था। तो जो इसका पहला ही प्रोविज़न था वो था कि इसमें से इनका जो ऑब्जेक्टिव था कि इंडिया में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आए, इनका ये पहला ऑब्जेक्टिव था। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है कि जो मोंटेगू केम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट है 1919 का, इसका पहला ही ऑब्जेक्टिव यही था कि इंडिया में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब है कि इसमें भारतीयों की भी सहभागिता हो, ताकि भारत को चलाने में थोड़ा सा सहूलियत हो। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट को अलग कर दिया गया। आपको हमने बताया था कि प्रोविंसेस में और सेंटर में कुछ सब्जेक्ट थी, ठीक है, कुछ सब्जेक्ट थी। इन सब्जेक्ट्स पर कानून बनाने के लिए दो भागों में डिवाइड कर दिया कि सेंटर अपने पार्ट में कानून बनाएगा, प्रोविंसेस अपने पार्ट में कानून बनाएगा। और प्रोविंसेस में जो कानून बनाने के लिए था उसको भी दो भागों में बांट दिया गया, रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफ़र सब्जेक्ट, ठीक है। तो जो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट था इस पर कानून कौन बनाएगा? गवर्नर विद द हेल्प ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और जो रिजर्व सब्जेक्ट थी इस पर बनाएंगे गवर्नर विद द हेल्प ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, मिलकर कानून बनाएंगे। और इसी को आगे चल के क्या बोला गया? डायरकी बोला गया, ठीक है। तो ऑप्शन आपका जो बी है ये भी बिल्कुल सही है कि सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट को अलग कर दिया गया था। तीसरा ऑप्शन जो है कि बाइकैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शंस वेर इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम। बाइकैमरलिज्म का मतलब होता है कि दो हाउसेस, लोअर हाउस और अपर हाउस। लोअर हाउस को उस समय हम लोग क्या बोलते थे? काउंसिल ऑफ स्टेट। और लोअर हाउस को क्या बोलते थे? लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो दोनों हाउसेस के मेंबर थे, लेजिस्लेटिव हाउस, लोअर हाउस और अपर हाउस के, इनमें से जो मेजोरिटी ऑफ द मेंबर थे वो इलेक्शंस के थ्रू आते थे, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं कि बाइकैमरलिज्म का कंसेप्ट आया था यहाँ से, और जो मेजोरिटी ऑफ द मेंबर थे वो डायरेक्टली इलेक्ट होकर के आए थे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 ऑल ऑफ देम, मतलब कि तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रू विच एक्ट द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट इज स्टैब्लिश्ड। डबल गवर्नमेंट के बारे में हम आपको समझाए हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अफेयर्स को मैनेज करने के लिए दो बॉडी बनाती है। एक बनाती है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और एक बनाती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे? कंपनी के कमर्शियल अफेयर को मैनेज करेंगे, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल हैं ये पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करेंगे। और यही जो दो डिफरेंट बॉडी बनी इन्हीं को बोला जाता है डबल गवर्नमेंट। तो अब से सिंपल सा पूछा जा रहा है कि डबल गवर्नमेंट कब आया था, ठीक है। तो आप इस ध्यान से पढ़िए एक एक ऑप्शन को। चार्टर एक्ट ऑफ 1793, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। आपको पता चलेगा इसका आंसर होगा पिट्स इंडिया एक्ट के ही समय एक प्रोविजंस किया गया था जिसमें कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करने के लिए इन्हें दो भागों में बांटा गया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। यदि ज़रा सा भी डाउट हो तो आपको मैंने पिछली वीडियो में सब कुछ डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उसे वहां जाकर ज़रूर देखें और अपने आप को कॉन्फिडेंट रहें सारे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नर जनरल और गवर्नर कुड नाउ ओवरराइड द डिसीजंस ऑफ द रिस्पेक्टिव काउंसिल थ्रू विच एक्ट।
मैंने आपको एक जगह डिस्कस किया था कि धीरे धीरे जब कंपनी रूल चल रही थी तो कंपनी का जो पावर था वो सेंट्रलाइज हो रहा था, धीरे धीरे कंसोलिडेटेड हो रहा था कुछ ही हाथों में, ठीक है। तो उसमें से पूछ रहा है कि कब ऐसा कौन सा समय था जब गवर्नर जो थे, गवर्नर जनरल और गवर्नर जो थे अपने अपने रिस्पेक्टिव काउंसिल्स को ओवर राइड कर सकते थे। इट मीन्स कुछ भी डिसीजन जो काउंसिल के द्वारा लिया गया है उनको चाहे तो अनसुना कर सकते थे। ऐसा कब हुआ था? ये सब चीज़ें मैंने आपको पिछली वीडियो में डिटेल से डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो आपको पता चलेगा ओवर राइड करने का जो इनके पास अधिकार था वो मिला था चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के थ्रू। और चार्टर एक्ट ऑफ 1833 को क्या हुआ था कि गवर्नर जो थे, गवर्नर जनरल उस समय के, वो लेजिस्लेटिव कानून बनाने की भी प्रक्रिया को क्या किए थे, छीन लिया गया था। किससे? गवर्नर और गवर्नर जनरल कहाँ के? बंगाल और मद्रास के। और उसको वापस कब रीस्टोर किया गया था? इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के थ्रू उसे वापस से रीस्टोर कर दिया गया था। इस क्वेश्चन को वापस से पढ़िए कि गवर्नर और गवर्नर जनरल को ओवरराइड करने का डिसीजन कब मिला था, तो आपका आंसर होगा चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रू विच एक्ट द मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एंडेड? ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली कब खत्म हो गया? ठीक है, तो आप देखेंगे चार्टर एक्ट जो 1830 है इसमें से कंपनी का मोनोपोली तो खत्म हो जाता है, लेकिन ट्रेड किसके साथ? चाइना के साथ। ट्रेड विथ चाइना प्लस ट्रेड विथ इंडिया ये कंटिन्यू रहता है। इसके अलावा बाकी मोनोपोली खत्म हो जाती है। कब? 1813 में। और चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी बन जाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन जाती है, और उसका कमर्शियल अफेयर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली कब खत्म हो गई, वो होगा चार्टर एक्ट ऑफ 1833। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, थ्रू विच एक्ट द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास डिप्राइव्ड? जो लेजिस्लेटिव पावर था गवर्नर किसका? बॉम्बे और मद्रास का, वो उनसे कब उन्हें वंचित कर दिया गया? इट मीन्स कानून बनाने की प्रक्रिया से उन्हें अलग कर दिया गया। ये भी एक पार्ट था किसका? पावर के सेंट्रलाइजेशन का। तो ये कब किया गया था? 1833 में किया गया था। उनसे गवर्नर जो थे बॉम्बे और मद्रास के, उनसे लेजिस्लेटिव पावर उनसे छीन लिया गया था, और इसे वापस कब रिस्टोर किया कर दिया गया था? आपको मैंने पहले भी बताया था 1861 में, ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। आपसे पूछा जा रहा है, बहुत ही सिंपल सवाल है कि बताइए जो क्राउन रूल का ड्यूरेशन क्या था? 1773 टू 1885 58 सॉरी 1858 टू 1950, 1858 टू 1947 ऑल आर द करेक्ट। क्राउन रूल क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का एंड हो गया और इसकी जगह पर कौन हो गया? क्राउन रूल आ गया। तो क्राउन रूल कब से चला था? 1858 से, जब तक कि भारत आज़ाद नहीं हो जाता। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। हु स्टार्टेड पोर्टफोलियो सिस्टम? पोर्टफोलियो सिस्टम मतलब कि जो हमारे लेजिस्लेटिव मेंबर हैं या एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं उन्हें कुछ न कुछ एक डिपार्टमेंट दे दिया जाए, और उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो कोई भी फाइनल डिसीजंस होगा उन्हीं के द्वारा लिया जाएगा। जैसे हेल्थ मिनिस्ट्री हो गई, और क्या हो गया, एजुकेशन मिनिस्टर हो गए, रेलवे मिनिस्टर हो गए, और इंडस्ट्री मिनिस्टर्स हो गए। तो इस हिसाब से पोर्टफोलियो इन्हें बोला जाता है। तो पोर्टफोलियो सिस्टम को किसने स्टार्ट किया था, आपसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पोर्टफोलियो सिस्टम स्टार्ट करने वाले कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। पोर्टफोलियो सिस्टम स्टार्ट करने वाले कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। और ये कब स्टार्ट किया गया था? इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के थ्रू, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए फर्स्ट इंडियन कौन थे जो ज्वाइन किए थे वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल को? वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल को पहले इंडियन जो ज्वाइन किए थे कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, और इन्हें क्या बनाया गया था? लॉ मिनिस्टर्स बनाया गया था, ठीक है। और ये आपसे पूछा जाएगा कि दिनकर राव और राजा ऑफ बनारस कौन थे, ठीक है। तो दिनकर राव और राजा ऑफ बनारस क्या थे कि इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में लॉर्ड कैनिंग के पास ये पावर आ गई थी कि वो चाहें तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को, नॉमिनेटेड मेंबर को क्या कर सकते हैं? एक्सपेंड कर सकते हैं। तो उसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए जो लॉर्ड कैनिंग थे वो दिनकर राव को राजा ऑफ बनारस और महाराजा किसके, पटियाला के महाराजा को लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेटेड मेंबर सेलेक्ट करते हैं। डायरकी कब इंट्रोड्यूस हुई थी? डायरकी आपको वही है ट्रांसफर सब्जेक्ट एंड रिजर्व सब्जेक्ट, कई बार मैंने डिस्कस किया है। तो डायरकी इंट्रोड्यूस हुई थी 1900
19 में ये हमारा आखिरी एमसीक्यूज़ था। मैंने पूरी कोशिश की थी आपका पूरा चैप्टर बिल्कुल अच्छे से रिवाइज़ हो जाए इन एमसीक्यूज़ के थ्रू। और हम आपसे मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट चैप्टर में। यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू एंड बाय।